बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिस इज मुर्तज़ा कायद फ्रॉम द प्लेटफॉर्म ऑफ आईक्यू स्कूल ऑफ फाइनेंस। आज के इस लेक्चर में हम कैफ वन दैट इज फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग वन के इंटायर सिलेबस का एक ब्रीफ ओवरव्यू डिस्कस करेंगे। इस सब्जेक्ट के कोर्स में क्या कंटेंट है, पास में जो स्टूडेंट्स थे उनका क्या पासिंग रेशो रहा है, एग्जामिनर के सब्जेक्ट के हवाले से क्या एक्सपेक्टेशन है, एग्जामिनर के एग्जाम सॉल्यूशंस पे क्या कमेंट्री है और इस सब्जेक्ट का पास पेपर एनालिसिस, ये सारी बातें हम ए टू जी डिटेल में डिस्कस कर रहे होंगे। तो सब्जेक्ट के कंटेंट पे आने से पहले, अपना एक फॉर्मल इंट्रोडक्शन देने से पहले, इस सब्जेक्ट की जो डरावनी बातें हैं उनको हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं इस सब्जेक्ट का पासिंग रिजल्ट। अब इस सब्जेक्ट का पासिंग रिजल्ट आपके सामने स्प्रिंग 2018 की अटेम्प्ट से लेकर स्प्रिंग 2023 की अटेम्प्ट तक का आ रहा है। इस पासिंग रिजल्ट्स में या इस पासिंग रेशियो में स्प्रिंग 18 से लेकर ऑटम 21 की अटेम्प्ट तक का जो पासिंग रेशियो है, ये हमारे लिए फॉर द टाइम इतना रेलेवेंट नहीं है। रीजन बीइंग कि आईकेएप ने 2021 में एजुकेशन एंड ट्रेनिंग स्कीम 2021 इंट्रोड्यूस की थी, जो कि स्प्रिंग 2022 से एप्लीकेबल थी। यानी कि स्प्रिंग 2022, ऑटम 2022 और स्प्रिंग 2023 का जो रिजल्ट है वो हमारे लिए काफी रेलेवेंट या कंक्लूसिव एविडेंस है, जो कि सब्जेक्ट की बहुत सारी मोडालिटीज को कवर करेगा। अगर आप इन रिसेंट 3 अटेम्प्ट के रिजल्ट्स को देखें तो स्प्रिंग 23 में 22% रिजल्ट, ऑटम 22 में 25% रिजल्ट और स्प्रिंग 22 में 23% रिजल्ट। 22, 25, 23% बच्चे इस सब्जेक्ट में पास हुए हैं। यानी कि स्प्रिंग 2023 में अगर 100% लोगों ने पेपर दिया है, मतलब 100 बच्चों ने पेपर दिया है, तो सिर्फ 22% बच्चे इस पेपर को क्लियर कर सके, बाकी 78 इस पेपर में फ्लंक हुए। ऑटम 2022 में अगर 100% बच्चों ने पेपर दिया, 100 बच्चों ने पेपर दिया, तो सिर्फ 25% इस पेपर को क्लियर कर सके, बाकी 75% फेल हो गए। सेम इसी तरीके से स्प्रिंग 2022 में अगर 100% स्टूडेंट्स ने पेपर दिया तो 23% स्टूडेंट्स इस सब्जेक्ट को क्लियर कर सके, बाकी जो भी 77% था वो आपका इस पेपर में रुक गया है। तो ये 3 अटेम्प्ट का रिजल्ट जो आपके सामने नजर आ रहा है, अपेरेंटली काफी डरावना है, लेकिन इसके पीछे थोड़ा डिटेल पोस्टमार्टम करेंगे तो हमें ये समझ आएगा कि रीजंस ऑफ फेलियर्स क्या थे और क्या गलतियां थी जो कि स्टूडेंट्स कर रहा था, जिसकी वजह से ये इस तरह का वर्स्ट रिजल्ट क्रिएट हो रहा था। मैं इसके लिए कुछ आईकेएप के एग्जामिनर के कमेंट्स आपके सामने रीड करता हूं। देखिए आईकेएप क्या करता है कि आपकी जो भी ये स्प्रिंग और ऑटम की अटेम्प्ट होती है, तो एग्जाम के बाद, रिजल्ट आने के बाद एक सजेस्टेड आंसर और एक एग्जामिनर कमेंट पब्लिश कर रहा होता है। इस एग्जामिनर कमेंट में आईकेएप उस अटेम्प्ट की एक एक सब्जेक्ट का एक ओवरऑल कमेंट कर रहा होता है, एक जनरल कमेंट प्रोवाइड कर रहा होता है कि सब्जेक्ट का क्या रिजल्ट है, सब्जेक्ट में किस तरह की परफॉर्मेंस रही है, स्टूडेंट्स ने क्या गलती की। और आईकेएप हर एक इंडिविजुअल सवाल के ऊपर भी कमेंट्री प्रोवाइड करता है कि हर इंडिविजुअल सवाल में स्टूडेंट की कहां परफॉर्मेंस अच्छी थी, कहां परफॉर्मेंस बुरी थी। तो सबसे पहले मैं आपके सामने स्प्रिंग 2023 का एग्जामिनर कमेंट ओपन करता हूं। अगर आप स्प्रिंग 2023 का एग्जामिनर कमेंट रीड करें तो जो हाईलाइटेड बात है उनको अगर हम फोकस करें तो कहता है about 2/3 of the examinees for this paper got the exemption from introduction to accounting due to transition to the new scheme, and the passing rate for these examinees is significantly lower than that of other examinees. यानी कि स्प्रिंग 2023 में इन टोटल 22% बच्चे क्लियर हुए थे। अच्छा, इस 22% बच्चों में से भी 2/3 स्टूडेंट्स वो थे जिनका इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग एग्जाम था। अब ये इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग एग्जाम क्यों था? बेसिकली आईकेएप की जब ये एजुकेशन एंड ट्रेनिंग स्कीम 2021 इंट्रोड्यूस हुई थी तो एक ट्रांजिशन फेस आया था, और इस ट्रांजिशन फेस में वो स्टूडेंट्स जिन्होंने पीआरसी नहीं बल्कि पीआरसी से पहले एएफसी के एग्जाम क्लियर किए थे, उनका पीआरसी एग्जाम्प्ट हो गया था। एएफसी के एग्जाम में इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग का कोई सब्जेक्ट नहीं हुआ करता था, तो उन्होंने एएफसी क्लियर किया, पीआरसी एग्जाम्प्ट हो गया, इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग नहीं पढ़ा और डायरेक्टली वो कैफ में अपेयर हो गए। कैफ में अपेयर हुए तो उन्होंने पहला ही सब्जेक्ट कैफ वन फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग वन के एग्जाम में अपेयर हुए। तो कहता है 2/3 बच्चे ऐसे थे जिन्होंने इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग नहीं अपेयर हुए थे, इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग का पेपर पास नहीं किया था, इस पेपर में उनको एग्जाम्शन मिल गई थी। उनका रिजल्ट काफी बुरा रिजल्ट था एज कंपेयर टू वो स्टूडेंट्स जिन्होंने किसी न किसी वे में इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग का पेपर दिया था और फिर वो एफईआर 1 में अपेयर हुए। एक और एग्जामिनर कमेंट की तरफ चलते हैं, ऑटम 2022। ऑटम 2022 के कमेंट के पहले पैरा में जो हाईलाइटेड बात है, the result of the examinees who attempted this paper after passing introduction to accounting was 40% as compared to 21% for the examinees who attempted this paper after obtaining exemption introduction to accounting due to transition to the education scheme 2021। देखिए ऑटम 2021 ऑटम 2022 में भी ओवरऑल रिजल्ट 25% है, ओवरऑल जो बच्चे पास हुए वो 25% है, लेकिन जिन लोगों का आईए एग्जाम था उन लोगों में से सिर्फ 21% पास हुए और जिन लोगों ने इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग का पेपर दिया था उसमें से 40% पास हुए।
यानी कि जिन लोगों ने आईए पढ़े बगैर कैफ 1 के पेपर में अपेयर हुए वो 50% यानी कि 21% पास हुए, 40% का 50%, 21% के करीब पास हो सके। एक और एग्जामिनर कमेंट रीड करते हैं स्प्रिंग 2022 का। पहला पैरा में हाईलाइटेड बात, रिजल्ट ऑफ द एग्जामिनीज हु अटेम्प्टेड दिस पेपर आफ्टर पासिंग इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग was 42% as compared to 17% for the examinees who appeared in this paper after obtaining exemption in introduction to accounting। यानी कि अगेन जिन लोगों ने इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग का पेपर दिया उनके पासिंग परसेंटेज 42% है, और जिन लोगों ने इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग का पेपर नहीं दिया उनका पासिंग परसेंटेज सिर्फ 17% है। तो इन तीनों एग्जामिनर कमेंट से एक बात तो हमें समझ आ गई। क्या बात समझ आई? कि जिन लोगों का आईए एग्जाम था उनका रिजल्ट काफी बुरा है एज कंपेयर टू उन लोगों के जिन लोगों ने आईए क्लियर करने के बाद FER1 का पेपर में अपेयर हुए, उनका रिजल्ट 50% से ज्यादा बेहतर एज कंपेयर टू वो स्टूडेंट जिन्होंने आईए का पेपर ही नहीं दिया या उनको एग्जामिशन वगैरह मिल गई। अब इस 3 अटेम्प्ट के एग्जामिनर कमेंट्स के इस कमेंट के हवाले से अगर हम थोड़ा डिटेल में डिस्कस करें, मैं एग्जाम्पल इसके इंपॉर्टेंस बताता हूं। देखें, एक दफा क्या हुआ कि एक दोस्त ने मुझे कॉल किया और उसने मुझे कहा कि यार किसी बिल्डर के पास जाना है, कुछ झगड़ा वगैरह हो गया, तो मैं चाहता हूं तो मेरे साथ चलो ताकि डिस्कशन में जो है ना एक कन्वर्सेशन अच्छी हो सके। तो मैंने कहा चलो दोस्त है तो उसके साथ चले जाता है। तो दोस्त के साथ जब हम लोग ड्राइव कर रहे थे और उस बिल्डर के पास जा रहे थे तो मैंने दोस्त से पूछा कि भाई माजरा क्या है, एजेंडा क्या है, किस बात की डिस्कशन करनी है, किस बात का फड्डा राइज हो गया है। तो उसने मुझे बताया कि यार मैंने जो है ना एक फला बिल्डर से एक फ्लैट बुक करवाया है और फ्लैट में बिल्डर ने मुझे कंफर्मेशन दी थी कि वो मुझे 3 साल में इस फ्लैट का पोजीशन दे देगा। पिछले 1.5 साल से मैं किस्तें भर रहा हूं और जब भी मैं साइट पे जाता हूं ना तो वहां देखता हूं तो वहां अभी तक ग्राउंड फ्लोर भी रेडी नहीं हुआ, अभी तक उसकी फाउंडेशन पे, अभी तक उसकी बेस पे काम हो रहा है और 1.5 साल का अरसा गुजर चुका है, जबकि उसने मुझे वादा किया था कि वो मुझे 3 साल के बाद फ्लैट का पोजीशन देगा। ये बिल्डिंग 20 मालों की बिल्डिंग है, 1.5 साल के अरसे में अभी तक एक फ्लोर भी नहीं डाला और इसने मुझे 3 साल का वादा किया, मैं 1.5 साल से किस्तें भरी जा रहा हूँ। तो मुझे बिल्डर से निगोशिएट करना है, अपने पैसे रिफंड करवाने हैं, उससे कोई ना कोई कंफर्मेशन लेनी है। तो मैंने कहा चलो ठीक है, बिल्डर के पास पहुंच जाते हैं। हम लोग जब उस बिल्डर के पास पहुंचे और बिल्डर के साथ ये डिस्कशन की कि भाई आपने 3 साल का वादा किया है, 1.5 साल गुजर गया, एक फ्लोर भी अभी तक रेडी नहीं हुआ, तो बाकी 1.5 साल में आप 20 फ्लोर्स कैसे क्रिएट करोगे, कैसे हमें 3 साल के बाद पोजीशन प्रोवाइड करोगे? तो बिल्डर ने एक बात मुझे बताई कि सर जब हम बिल्डिंग बना रहे होते हैं ना तो बिल्डिंग की जो फाउंडेशन होती है ना, जो बेस होती है, सबसे ज्यादा टाइम और सबसे ज्यादा एफर्ट्स इसी पे लग रही होती है। रीजन बीइंग कि अगर एक बिल्डिंग की फाउंडेशन स्ट्रांग नहीं होगी, एक बिल्डिंग की फाउंडेशन वीक होगी ना तो वो बिल्डिंग कभी भी मजबूत नहीं होगी। तो सबसे ज्यादा टाइम, सबसे ज्यादा एनर्जी, सबसे ज्यादा एफर्ट्स इस फाउंडेशन पे लग रही होती है। वंस बिल्डिंग का फाउंडेशन कंप्लीट हो जाए, वंस बिल्डिंग का बेस कंप्लीट हो जाए, तो उसके बाद जो पूरी इमारत है वो बड़ी तेजी से और बड़ी आसानी से बन जाती है। जब ये फाउंडेशन कंप्लीट हो जाएगा तो आप देखेंगे 10 दिन के अंदर, 15 दिन के अंदर एक एक फ्लोर क्रिएट हो रहे होंगे और ये 20 मालों की बिल्डिंग तैयार हो जाएगी। तो मुझे उसकी बात समझ आई। मुझे उसकी बात समझ क्यों आई? मैंने अपनी टीचिंग जर्नी स्टार्ट की थी बैक इन 2015 या 2016 फ्रॉम द प्लेटफॉर्म ऑफ केएनएस स्कूल ऑफ बिजनेस स्टडीज। केएनएस में जब मैंने अपना सीए का टीचिंग जर्नी स्टार्ट किया तो मुझे इनिशियली 2 सब्जेक्ट्स ऑफर किए गए थे। वन वाज सीफैब 1 दैट इज एडवांस अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, जो कि सीए फाइनल का एडवांस अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल रिपोर्टिंग है, और दूसरा सब्जेक्ट था सीफैब 5 दैट इज एडवांस टैक्सेशन। जब ये दोनों सब्जेक्ट्स मैंने केएनएस में पढ़ाना स्टार्ट किए या पढ़ाया बच्चों को, तो मैंने एक चीज फील की कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे थे जो FER1 FER2 का पेपर क्लियर तो करके सीए फाइनल तक पहुंच गए थे, लेकिन उनकी अकाउंटिंग की बुनियाद ही कमजोर थी, उनकी अकाउंटिंग के कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं थे। कुछ रूल बेस्ड बातें पढ़कर, रिपीटेड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करके उन्होंने FER1 और FER2 तो क्लियर कर लिया, लेकिन उनको बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही थी FFR यानी कि सीए फाइनल का एडवांस अकाउंटिंग पढ़ने में, सीए फाइनल का एडवांस अकाउंटिंग क्लियर करने में। मैं एक न्यूमेरिक टर्म में आपको एक एग्जांपल देता हूं। FER1 में जितने अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, जितने अकाउंटिंग रूल्स आप कवर करोगे ना, उन सबको अगर मैं लिस्ट डाउन करना शुरू कर दूं, जॉट डाउन करना शुरू कर दूं, तो ये टोटल बनेंगे 150 टू 180 कॉन्सेप्ट्स के दरमियान। इसी तरीके से FER2 में आप जितने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स कवर करोगे, उन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में जितने रूल्स और प्रिंसिपल्स कवर करवाए जाएगा, उन सबको अगर जॉट डाउन किया जाए तो ये तकरीबन बनेंगे 200 सवा 200 के करीब। लेकिन सीए फाइनल के एडवांस अकाउंटिंग और फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आपने कवर करने हैं, उनके सारे अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स और रूल्स को मैं अगर एक जगह जॉट डाउन करने लगूं तो ये 2000 से भी ज्यादा रूल्स बनेंगे। यानी कि अगर मैं सारे अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को जॉट डाउन कर रहा हूं तो FER1 लेवल पे ये मैक्सिमम बन रहे हैं 150, 160, 170, FER2 पे बन रही है 200 सवा 200 के करीब, और सीए फाइनल लेवल पे बन रही है मोर देन 2000। अब ह्यूमनली 100, सवा 100, 150 या 200 प्रिंसिपल्स को तो मेमोराइज करना या याद कर लेना प्रैक्टिकली पॉसिबल है,
लेकिन सीए फाइनल जैसे जायंट सब्जेक्ट के केस में 2000 अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स या रूल्स को याद करना इम्पॉसिबल है। या इवन अगर मैं अपनी बात करूं तो राइट नाउ मैं सीए में अकाउंटिंग से पर्टेनिंग सब्जेक्ट्स टीच कर रहा हूं। कैफ का एफईआर 1 हो गया, कैफ का एफईआर 2 हो गया, सीए फाइनल का एफएफआर दैट इज एडवांस अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल रिपोर्टिंग हो गया, और एमएससी 1 में अकाउंटिंग का कुछ पोर्शन हो गया। तो इन चारों लेवल्स पे, इन चारों सब्जेक्ट्स में जब मैं अकाउंटिंग के प्रिंसिपल्स या रूल्स पढ़ाऊं तो मेरे लिए ह्यूमनली पॉसिबल ही नहीं है कि मुझे एक एक प्रिंसिपल, एक एक रूल याद हो। लेकिन मैंने अपने जहन में हर चीज का कॉन्सेप्ट, हर चीज की लॉजिक, हर चीज की बेसिस इस तरह से याद नहीं की हुई, इस तरह से समझी हुई है कि मुझे कोई प्रिंसिपल, कोई रूल याद नहीं रखना पड़ता। मुझे पता है कि प्रूडेंस कॉन्सेप्ट का क्या मतलब है, मैचिंग कॉन्सेप्ट का क्या मतलब है, एक्रूअल बेसिस का क्या मतलब है। जब आपको अकाउंटिंग के इस बेसिक प्रिंसिपल्स की समझ होती है, बेसिक लॉजिक, बेसिक कॉन्सेप्ट की अंडरस्टैंडिंग होती है, तो उसके बाद जितने भी रूल्स हैं, जितनी भी प्रिंसिपल्स हैं, उनको आपको मेमोराइज नहीं करना पड़ता, वो खुद ब खुद आप डेवलप कर रहे होते हो, खुद ब खुद आप क्रिएट कर रहे होते हो। तो जितना भी स्टूडेंट मेरे पास सीए फाइनल में आता था उन्होंने एफएआर 1 एफएआर 2 तो क्लियर किया हुआ होता था, लेकिन उनकी अकाउंटिंग के कॉन्सेप्ट, अकाउंटिंग की लॉजिक, अकाउंटिंग की बेसिस, लाइक अगर कोई ट्रीटमेंट हो रही है तो इसके पीछे रीजन क्या है, कोई ट्रीटमेंट हो रही है तो इसके पीछे कॉन्सेप्ट क्या है, वही उनको मालूम नहीं होते, तो उनको सीए फाइनल लेवल पे काफी मुश्किल हो रही होती। तो जब मैंने कैफ लेवल पे, जब हमने आईक्यू स्कूल ऑफ फाइनेंस स्टार्ट किया बैक इन 2020, और कैफ लेवल पे मैंने कैफ 1 दैट इज फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग 1 और कैफ 5 दैट इज फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग 2 पढ़ाना स्टार्ट किया, तो मेरा ऑब्जेक्टिव या मेरा मोटिवेशन ये थी कि मैं कैफ 1 और कैफ 5 लेवल पे ही स्टूडेंट्स को अकाउंटिंग के कॉन्सेप्ट्स क्लियर करूं, ताकि जब वो सीए फाइनल लेवल पे आ रहे हो तो उनके कॉन्सेप्ट स्ट्रांग हो, कॉन्सेप्ट स्ट्रांग होंगे तो उनको सीए फाइनल पे ना बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ी होगी, और उनका सीए फाइनल का पेपर भी आसानी से क्लियर हो रहा होगा। तो ये तो बात थी कॉन्सेप्ट की, ये तो बात थी लॉजिक की, ये तो बात थी बेसिस की। और यही चीज आपको आईकेप के एग्जामिनर कमेंट्स में भी देखने को मिली कि जिन्होंने इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग नहीं पढ़ा, यानी कि अकाउंटिंग का इंट्रोडक्शन, बेसिक अकाउंटिंग की बातें उनको नहीं समझती, नहीं पता थी, और वो एफईआर 1 में अपेयर हुए तो उनका रिजल्ट कितना बुरा था एज कंपेयर टू उन स्टूडेंट्स के जिन्होंने इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग का पेपर कवर किया था और फिर उसके बाद एफईआर 1 में अपेयर हुए तो उनका रिजल्ट काफी बेहतर था एज कंपेयर टू दोस प्रीवियस स्टूडेंट। अब ये सारी डिस्कशन करने का पर्पस क्या है? ये सारी डिस्कशन करने का पर्पस ये है कि इस सब्जेक्ट को पढ़ने के कुछ प्रीरिक्विजिट्स है, यानी कुछ बातें जो कि आपको पता होनी चाहिए, और अगर पता नहीं है तो हम उन पे भी साथ साथ काम कर रहे हो। जब मैं बात करता हूं ना अकाउंटिंग के कॉन्सेप्ट्स की, जब मैं बात करता हूं ना अकाउंटिंग के लॉजिक्स की, तो बहुत ज्यादा नहीं, आईए लेवल पे अगर आपने डबल एंट्री, जनरल एंट्रीज अच्छे से समझी हुई है, आपको एसेट, लायबिलिटी, इनकम और एक्सपेंस के डेबिट क्रेडिट की सेंस है, आपको टी अकाउंट बनाना आता है, आपको टी अकाउंट की सेंस है, अगर ये 3-4 मोटी मोटी बातें भी आपको मालूम है ना, नाउ यू आर एलिजिबल टू स्टडी एफएआर 1 दैट इज कैफ 1। लेकिन अगर किसी की जनरल एंट्रीज वीक है, किसी को ट्रायल बैलेंस में मसला है, किसी को टी अकाउंट बनाने में इशू होता है, तो बेहतर है कि आप इन चीजों को पैरेलल अपने रिवीजन इसका स्टार्ट कर दें, ताकि आप लोगों को एफईआर 1 में बहुत ज्यादा टफ टाइम ना मिल रहा हो। तो अगर होपफुली आज की तारीख में तो जितने भी लोग ये लेक्चर सुन रहे होंगे उन्होंने पीआरसी का इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग क्लियर किया होगा, तभी वो एफईआर 1 के लिए एलिजिबल है। लेकिन अगर इनकेस कि चूंकि एफईआर 1 का पेपर एमसीक्यूज बेस्ड था, तुक्के मार के हमारा पास भी हो गया और हमें जनरल एंट्रीज की, टी अकाउंट्स की और ट्रायल बैलेंस की ऐसे जितनी समझ, ऐसे जितनी स्ट्रॉन्ग ग्रिप नहीं है, तो बेहतर है कि हम इन चीजों पर भी पैरेलल काम करें, ताकि हमारा कैफ 1 का जो सिलेबस है वो हम अच्छे से कॉन्सेप्चुअली कंप्लीट कर सके। इसके अलावा मैं फिर कमेंट्स में कुछ और बात रीड करता हूं, वापस आता है स्प्रिंग 2023 के अटेम्प्ट के कमेंट पे। थर्ड कमेंट में अगर आप देखें तो कहता है मोस्ट कॉमनली नोटेड इश्यूज वर लैक ऑफ प्रैक्टिस एंड पुअर प्रेजेंटेशन स्किल। ऑटम 22 के कमेंट को अगर मैं देखूं, इट वाज कॉमनली नोटेड दैट मैनी एग्जामिनीज सिक्योर्ड गुड मार्क्स इन 3 to 4 क्वेश्चंस बट फेल्ड टू ऑब्टेन रीजनेबल मार्क्स इन रिमेनिंग क्वेश्चंस। The element of selective study was evident from the fact that the number of examinees secured maximum marks in specific questions. स्प्रिंग 2022 में अगर हम देखें, they did not study these areas of syllabus in the assumption that these topics would have least possibility of being examined. Autumn 21 का कमेंट देखें, it seemed that they did not study all the areas of syllabus on the assumption that these topics would have least possibility of being examined. स्प्रिंग 21 का कमेंट देखें, एग्जामिनी डिड नॉट स्टडी ऑल द एरियाज ऑफ सिलेबस। ऑटम 20 का कमेंट देखें, I16 which seems to be have been overlooked by many examinees in this session on the assumption that it has been tested in previous session, lack of practice and poor presentation. स्प्रिंग 20 का कमेंट देखें, some shortcomings such as lack of practice, poor presentation because of technique to approach the answer rather than knowledge or understanding of the subject. देखिए, वैसे तो हम सोशल मीडिया पे या सीए के जो डिफरेंट ग्रुप्स और डिफरेंट पेजेस हैं
उस पर आईकेप को काफी ज्यादा तनकीद कर रहे होते हैं, आईकेप की पॉलिसी की वजह से काफी ज्यादा उसे बुरा भला कह रहे होते हैं। लेकिन अगर आप एग्जामिनर कमेंट्स को सही से इवेल्युएट करें ना, तो आपको अंदाजा होगा कि आईकेप आपका खैर को है। वो आपको हर अटेम्प्ट के बाद एग्जामिनर कमेंट्स में बता रहा है कि आपने क्या गलतियां की है, इन गलतियों को सुधार लो, इन गलतियों को इंप्रूव कर लो, ताकि आपका पासिंग परसेंटेज, ताकि आपका रिजल्ट बेहतर हो रहा हो। लेकिन रिपीटेडली एक ही कमेंट उसको बार बार देना पड़ रहा है, रिकमेंड बार बार उसको एक ही रिकमेंडेशन देनी पड़ रही है कि स्टूडेंट क्या गलतियां कर रहा है। और आईके बार बार हमें बता रहे हैं कि भाई ये गलतियां थी जो पुराने स्टूडेंट्स ने की है, नए स्टूडेंट्स ने ये गलतियां नहीं करनी, इन गलतियों पर काम करना है ताकि आपका पासिंग परसेंटेज इंक्रीज हो सके। दो तीन चीजें हाईलाइट किया है कि अपने बार बार। नंबर 1, लैक ऑफ प्रैक्टिस। Number 2, lack of presentation. And number 3, most important, that is selective studies. आईकेप कह रहा है कि प्रैक्टिस कम की जा रही है, आईकेप कह रहा है कि प्रेजेंटेशन पे काम नहीं किया जा रहा, आईकेप कह रहा है कि स्टूडेंट सेलेक्टिव स्टडीज कर रहा है। जितने भी कैफ के या सीए फाइनल के स्टूडेंट्स हैं ना, जिनको मैं 2015 ऑनवर्ड्स आज तक पढ़ाता आया हूं, हर अटेम्प्ट में जब हमारा कोर्स कंप्लीट हो जाता है ना, तो स्टूडेंट का एक मैसेज आता है, स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट आती है कि सर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता दें, सर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की वीडियो बना दें। देखिए, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताना या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की वीडियो बनाना एज अ टीचर बहुत ही आसान सी बात है कि भाई मैं बता दूं पिछली 3 अटेम्प्ट में ये टॉपिक टेस्ट हुए थे, तो इस दफा इस टॉपिक के ज्यादा चांसेस हैं। लेकिन जब आप स्टूडेंट को इंपॉर्टेंट टॉपिक या इंपॉर्टेंट टॉपिक की वीडियो दे देते हो ना, तो फिर स्टूडेंट का सारा फोकस उन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे लग जाता है। और जब वो सिर्फ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कर रहा होता है, सेलेक्टिव स्टडीज कर रहा होता है, तो फिर ये रिजल्ट निकल रहा होता है। आईकेप को बार बार एक ही बात दोहरानी पड़ती है कि स्टूडेंट सेलेक्टिव स्टडी कर रहा है, स्टूडेंट सेलेक्टिव स्टडी कर रहा है, स्टूडेंट सेलेक्टिव स्टडी कर रहा है, अपना कोर्स कंप्लीटली कवर नहीं कर रहा। तो एक इंपॉर्टेंट बात तो आपने इन कमेंट से ये सीखनी है कि हमने हरगिज सेलेक्टिव स्टडीज में नहीं जाना, हमने सब कुछ 100% कवर करना है। मैं कुछ देर में आपके साथ पास पेपर का एनालिसिस भी डिस्कस करूंगा, तो आप देखेंगे कि आपके कोर्स में जितने चैप्टर्स हैं ना, उन सारे चैप्टर्स को आईकेप किसी ना किसी तरह टेस्ट कर लेता है। आइदर किसी टॉपिक के ऊपर इंडिविजुअल क्वेश्चन बनाकर, आइदर किसी टॉपिक को किसी और क्वेश्चन के साथ कनेक्ट करके, और अगर किसी टॉपिक के ऊपर इंडिविजुअल सेपरेट क्वेश्चन ना भी हो, किसी और टॉपिक के क्वेश्चन के साथ कनेक्ट करके ना भी पूछा गया हो, तो उस चीज को वो एमसीक्यूज में टेस्ट कर लेता है। तो अब तो पिछले 2-3 अटेम्प्ट से आईकेप का पेपर पैटर्न ही ऐसा हो गया है कि वो 100 मार्क के पेपर में 100% FER1 का कोर्स किसी ना किसी वे में टेस्ट कर लेता है, इंडिविजुअल सेपरेट क्वेश्चंस की फॉर्म में, किसी और क्वेश्चन के साथ मर्ज करके, या फिर एमसीक्यूज की फॉर्म में। तो अब तो हमारे पास ना ये मार्जिन है, ना अब हमारे पास ये एडवाइसेबल होगा कि हम सेलेक्टिव स्टडी करें, कुछ टॉपिक को छोड़ दें, कुछ टॉपिक को पकड़ कर लें। ऐसा तो हमने हरगिज नहीं करना, हमने 100% कोर्स को जस्टिस के साथ, इक्विटी के साथ कवर करना है। फिर दो बातें आईकेप ने और कही, लैक ऑफ प्रैक्टिस एंड लैक ऑफ प्रेजेंटेशन। देखें, अकाउंटिंग का सब्जेक्ट एक चार्टर्ड अकाउंटेंसी की जो भी टीचिंग या स्टडीज है, उसमें वन ऑफ द एक इंपॉर्टेंट पिलर का रोल प्ले करता है। आपके सीए के एग्जाम्स में आपको इन टोटलिटी कोई 20-21 पर्चे कवर करवाए जाते हैं, लेकिन अगर आप इन 20-21 पेपर्स को देखो, तो इसमें 5 सब्जेक्ट्स अकाउंटिंग के हैं। आपने पीआरसी लेवल पे इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग देखा, कैफ के ग्रुप ए लेवल पे आप फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग 1 देखोगे, कैफ ग्रुप बी में आप फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग 2 देखोगे, सीए फाइनल में सीफैप लेवल पे आप एडवांस अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल रिपोर्टिंग देखोगे, और एमएसए 1 दैट इज मल्टी सब्जेक्ट असेसमेंट लेवल पे भी आप फाइनेंशियल रिपोर्टिंग देखोगे। तो सीए के 20 सब्जेक्ट में से 5 सब्जेक्ट्स तो अकाउंटिंग के हैं। इवन सीए दैट इज चार्टर्ड अकाउंटेंसी के नाम में ही अकाउंटिंग आ रहा है। तो इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि इस सब्जेक्ट की रेलेवेंस, इस सब्जेक्ट की इंपॉर्टेंस, इस सब्जेक्ट की नीड कितनी ज्यादा है एक अच्छा चार्टर्ड अकाउंट बनने के लिए। एट द एंड ऑफ द डे आप सीए क्वालिफाई भी कर लें, लेकिन आप अगर एक अच्छा अकाउंटेंट नहीं है, आपको नहीं मालूम कि अकाउंटिंग में जो हम काम कर रहे हैं, जो डेबिट क्रेडिट, जो रूल्स प्रिंसिपल्स अप्लाई कर रहे हैं, उनके पीछे लॉजिक क्या है, उनके पीछे प्रिंसिपल क्या है, तो शायद प्रोफेशनल लाइफ में सक्सेसफुल होने में काफी मुश्किल पेश आ रही होगी। अब अगर आप गौर करें, आईए में हमने कवर किया था इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग, और कैफ लेवल पे हम कवर करने लगे हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग 1। दोनों के अगर मैं नाम को ही कंपेयर करूं ना, तो कैफ 1 में रिपोर्टिंग का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है, जबकि आईए में इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग था। यानी आईए लेवल पे सिर्फ आपने अकाउंटिंग करना सीखी कि डेबिट के रूल्स क्या हैं, क्रेडिट के रूल्स क्या हैं, टी अकाउंट कैसे बनता है, जनरल लेजर कैसे बनता है, ट्रायल बैलेंस कैसे बनता है। लेकिन अब फाइनली अकाउंटिंग का वो स्टेज स्टार्ट होने लगा है जहां पे आप अपनी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को रिपोर्ट करना सीखोगे। देखिए, हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते क्यों हैं? सर, हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं यूजर्स ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के लिए। अब यूजर ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट जरूरी नहीं है कि एक चार्टर्ड अकाउंटेंट ही हो, वो कोई डॉक्टर हो सकता है, वो कोई लॉयर हो सकता है, वो कोई टैक्स ऑफिसर हो सकता है, ये कोई भी लेमैन XYZ हो सकता है। तो चार्टर्ड अकाउंटेंट तो डेबिट क्रेडिट का मतलब समझता है, एक्सपेंस, इनकम, एसेट, लायबिलिटी का फर्क समझता है। लेकिन अगर कोई अदर देन चार्टर्ड अकाउंटेंट है, चाहे फिर वो डॉक्टर हो, लॉयर हो, पुलिस कमिश्नर हो, या टैक्स अथॉरिटी का कोई ऑफिसर हो,
ये इतने मुश्किल जार्गन्स नहीं समझता जितना चार्टर्ड अकाउंटेंट समझता है। तो चार्टर्ड अकाउंटेंट का एक इंपॉर्टेंट रोल भी ये है कि जो अकाउंटिंग वो कर रहा है ना, उसे प्रॉपर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की फॉर्म में प्रेजेंट करे, उसे प्रॉपर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की फॉर्म में रिपोर्ट करे, ताकि यूजर्स ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, जो कोई भी टॉम डिक एंड हैरी हो सकता है, वो भी इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को रीड करके प्रॉपर्ली समझ सके। तो एफएआर 1 लेवल पे आप पहली बार रिपोर्टिंग देखोगे। आपने अकाउंटिंग के स्टैंडर्ड्स कवर करना है, आपने अकाउंटिंग रूल्स एंड प्रिंसिपल्स कवर करना है, उन अकाउंटिंग रूल्स एंड प्रिंसिपल्स की कॉन्सेप्ट्स, लॉजिक को समझना है, और साथ साथ इन चीजों को फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में किस तरह से रिपोर्ट करना है, इन चीजों को फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में किस तरह से प्रेजेंट करना है। ये एक इंपॉर्टेंट टास्क है जो कि आप इस लेवल से अचीव करना स्टार्ट करोगे, कुछ एफएआर 1 में, कुछ एफएआर 2 में, बाकी सीए फाइनल के एडवांस अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के एग्जाम में। इसी तरह से लैक ऑफ प्रैक्टिस में बात की। देखें, मैं आपसे सिंपल से एग्जांपल देता हूं कि फॉर एग्जांपल एक किसान है, फार्मर है, और उस किसान का एक बेटा है जो अपने वालिद के साथ, अपने फादर के साथ डेली खेती बाड़ी करने के लिए जा रहा है, और 10 साल तक वो अपने फादर के साथ खेती बाड़ी करने के लिए जाता है और अपने फादर को देखता है कि वो किस तरीके से फसल काट रहा है, बीज लगा रहा है, पानी दे रहा है, फसल को काट रहा है इन दी एंड। और एक आप है, आपको मैं एक किताब दे देता हूँ, हाउ टू डू फार्मिंग। आप 10 साल तक हाउ टू डू फार्मिंग की किताब पढ़ते हो, और वो किसान का बेटा 10 साल तक अपने वालिद के साथ जो है ना एक्चुअल फील्ड पे जाके परफॉर्म कर रहा है, खेती बाड़ी होते हुए देख रहा है और साथ साथ उसकी हेल्प भी कर रहा है। मुझे बताएं, 10 साल के बाद आप 10 साल तक किताब पढ़ने के बाद ज्यादा अच्छे किसान बनेंगे, या वो किसान का बेटा जो अपने बाप के साथ 10 साल तक फार्मिंग कर रहा है वो ज्यादा अच्छा किसान बनेगा? फर्क क्या है दोनों में? सर फर्क ये है कि एक सिर्फ किताब पढ़ रहा है, दूसरा उसको एक्चुअली अप्लाई कर रहा है, दूसरा उसको एक्चुअली परफॉर्म कर रहा है। तो ऑब्वियस सी बात है कि जो किसान का बेटा फार्मिंग सीखा होगा वो आप सिर्फ किताब पढ़ के नहीं सीख सकते। एक और चीज आप लोगों के जहनों में आ रही होगी, या जहनों में आने वाले वक्तों में सवाल क्रिएट होगा कि सर ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग 1 का पेपर जो है वो ओपन बुक एग्जाम है, हम आईकैप में आईएफआरएस की बुक ले जा सकते हैं, तो क्या हम वो किताब एग्जाम में इस्तेमाल कर रहे होंगे? क्या उस किताब से देखकर हम एग्जाम में सोल्यूशन कॉपी कर रहे होंगे? इसकी सिंपल सी एग्जांपल ये है, फॉर एग्जांपल आप एक कार रेस में पार्टिसिपेट करने लगे हो, एक कार रेसिंग कंपटीशन होने लगा है और आप उस कार रेस में पार्टिसिपेट करने लगे हो, और कार रेसिंग कंपटीशन की टर्म्स एंड कंडीशंस में लिखा है कि हाउ टू ड्राइव अ कार की बुक आप रेसिंग के दरमियान अपने साथ रख सकते हो। मुझे एक बात बताएं, अगर मैं वो किताब आपको दे दूं कि हाउ टू राइड अ कार या हाउ टू विन द रेस, और मैं कहूं कि ये किताब रखो और जाके रेस में पार्टिसिपेट करो, और ये रेस जो है ना एक ओपन बुक एग्जाम में किताब तुम एग्जाम में यूज कर सकते हो, क्या गाड़ी चलाते वक्त तुम उस किताब को रेफर कर सकोगे? क्या गाड़ी के चलाते वक्त तुम उस किताब से देखोगे कि कौन सा पैडल ब्रेक का है, कौन सा पैडल क्लच का है, कौन सा पैडल एक्सीलरेटर का है? अगर गाड़ी चलाते वक्त तुमने वो किताब देखी ना, तो या तो तुम एक्सीडेंट कर जाओगे या फिर तुम सबसे लास्ट नंबर पे आ रहे होगे। तो एफईआर 1 का एग्जाम एक ओपन बुक एग्जाम है, लेकिन ये एक प्रैक्टिकल पेपर है जहां पे आपने अकाउंटिंग नॉलेज, अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को अप्लाई करना है। तो एग्जाम ओपन बुक के केस में हम बुक किस तरह से कवर करनी है, बुक को किस तरह से रीड करना है, बुक को किस तरह से इंटरप्रेट करना है, इसको हम एक तक कवर तो करेंगे, लेकिन पेपर के 3 घंटों में हम बुक के ऊपर रिलाई नहीं कर सकते कि मैं पेपर के 3 घंटों में बुक से कुछ ढूंढकर बुक से अपना सोल्यूशन छाप रहा हूँ। ना आईकैप इतने बच्चों वाले सवाल पूछता है, ना आपके आईकैप के एग्जामिनर की आपसे एक्सपेक्टेशन है कि आप उसे आईएफआरएस की किताबों से कोई चीज कॉपी करके दे रहे होंगे। ये प्रैक्टिकल पेपर है जहां पे आपने अकाउंटिंग नॉलेज, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को अप्लाई करके दिखाना है। तो हम बुक एग्जाम में कैरी कर रहे होंगे, बुक को रीड भी कर रहे होंगे, बुक को इंटरप्रेट भी कर रहे होंगे, लेकिन एग्जाम में इसके ऊपर रिलाई नहीं कर रहे होंगे, बस वो हमारा साथ देने के लिए हमारे साथ एग्जाम तक चलेगा। पेपर आपने 3 घंटे में खुद ही परफॉर्म करना है। तो हमने अकाउंटिंग की कॉन्सेप्ट्स की बात की, अकाउंटिंग के लॉजिक्स की इंपॉर्टेंस की बात की, प्रैक्टिस के हवाले से बात की, और हमने बात की प्रेजेंटेशन और रिपोर्टिंग के हवाले से। अब हम इस सब्जेक्ट का कोर्स कंटेंट देखते हैं कि सब्जेक्ट के कोर्स में क्या क्या चीजें आपके करिकुलम का पार्ट बनाई गई है और कितना कितना % हर टॉपिक से टेस्ट किया जाता है। एफईआर 1 लेवल पे आपका जो ये कोर्स है ये 3 ग्रिड्स में टूटा हुआ है, ग्रिड ए, ग्रिड बी एंड ग्रिड सी। ग्रिड ए का नाम है प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और इसकी वेटेज 35 से 45 मार्क की रखी गई है। ग्रिड बी का नाम है कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और इसकी वेटेज अराउंड 20 से 30 मार्क की रखी गई है। और ग्रिड सी का नाम है अकाउंटिंग फॉर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस और इसकी वेटेज अराउंड 30 से 40 मार्क की रखी गई है। इन तीनों ग्रिड्स में कौन कौन से चैप्टर्स, कौन कौन से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, कौन कौन से टॉपिक्स आपने कवर करना है वो भी आपके सामने लिखे हुए आ रहे होंगे, लेकिन उसे फिलहाल मैं रीड नहीं कर रहा। हमें अभी तो पता ही नहीं ना कि आईएस 23 बोर्डिंग कॉस्ट क्या होता है, आईएस 40 इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी क्या होता है, अकाउंटिंग फॉर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन किसे कहते हैं। तो मैं टॉपिक की डिटेल्स में भी नहीं जा रहा। मोटी मोटी अगर बात करूं तो आपका ये सब्जेक्ट इन 3 ग्रिड्स में टूटा हुआ है और उनकी ग्रिड ए की 35 से 45 मार्क,
ग्रेड बी की 20 से 30 मार्क और ग्रेड सी की 30 से 40 मार्क की वेटेज रखी गई है। इसके अलावा अगर आपके सामने देखें तो आपके सामने एक पास पेपर एनालिसिस आ रहा है। इस पास पेपर एनालिसिस में अगर मैं पिछली 8-10 अटेम्प्ट के पास पेपर एनालिसिस देखूं तो आप देखेंगे कि हर तीनों ग्रेड से, हर टॉपिक से मोर और लेस कुछ ना कुछ टेस्ट किया गया है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बिल्कुल रिसेंट अटेम्प्ट देखता हूं, ऑटम 2023 में अगर मेरे पास 12 टॉपिक्स लिखे हुए आ रहे हैं तो 12 में से 9 टॉपिक के आगे कुछ ना कुछ मार्क्स लिखे हैं। यानी कि करेक्शन ऑफ एरर का एक सवाल आ गया, IAS 8 का एक सवाल आ गया, IAS 33 का एक सवाल आ गया। जिन टॉपिक्स में आपको जीरो या डैश दिखाई दे रहा है ना, इसका मतलब ये नहीं कि ये टॉपिक भी आईकेएप ने टेस्ट नहीं किया। आईकेएप ने सारे टॉपिक टेस्ट किए, बस जिन टॉपिक के आगे आपको डैश दिखाई दे रहा है ना, उन टॉपिक का कोई सेपरेट सवाल नहीं पूछा, लेकिन उन टॉपिक को भी दूसरे सवालों के साथ मिला जुला कर या फिर एमसीक्यूज के साथ टेस्ट करवाया गया है। तो पिछली 3-4 अटेम्प्ट से आईकेएप का ये पैटर्न बन गया है कि वो 100 मार्क के पेपर में FAR1 के इंटायर कोर्स को किसी न किसी वे में टेस्ट कर ही लेता है। या तो एक सेपरेट क्वेश्चन बना देगा, या फिर किसी क्वेश्चन के साथ मर्ज कर देगा, या फिर एमसीक्यूज में टेस्ट कर लेगा। तो अब हमारे पास ना ये मार्जिन है, ना ये एडवाइजेबल होगा कि आप सेलेक्टिव स्टडीज की तरफ जाए, किसी एक ग्रेड पे पर्टिकुलरली ज्यादा फोकस करें, किसी एक ग्रेड पे पर्टिकुलरली कम फोकस करें। हमने हर चीज को इक्विटी और जस्टिस के साथ कवर करना है। तो ये तो था सब्जेक्ट की मोडालिटीज के हवाले से डिस्कशन, सब्जेक्ट के कोर्स के हवाले से डिस्कशन, आईकेएप के एग्जामिनर कमेंट्स, आईकेएप का पासिंग रेशियो, स्टूडेंट्स के क्या पास में रीजंस ऑफ फेलियर्स थे, ये सारी मोटी मोटी बातें हमने इस सब्जेक्ट के हवाले से डिस्कस की। अगर मैं अपने इंट्रोडक्शन के हवाले से डिस्कस करूं तो जैसे कि मैंने बताया आपको कि मैंने अपना सीए टीचिंग जर्नी फ्रॉम द प्लेटफॉर्म ऑफ केएनएस स्टार्ट किया बैक इन 2015 और 16। उस वक्त मैं सीए फाइनल के 2 सब्जेक्ट्स टीच कर रहा था, एडवांस अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एंड एडवांस टैक्सेशन। 2020 में हमने जब आईक्यू स्कूल ऑफ फाइनेंस स्टार्ट किया तो उस वक्त मैंने कैफ लेवल पे भी अकाउंटिंग और टैक्सेशन पढ़ाना स्टार्ट किया, और कैफ लेवल पे कैफ 1 फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग 1, कैफ 2 टैक्स प्रैक्टिसेस और कैफ 5 फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग 2। ये सारे सब्जेक्ट्स कैफ लेवल पे मैंने क्यों पढ़ाना चाहे, या मैंने क्यों कैफ लेवल पे अकाउंटिंग का सब्जेक्ट ऑप्ट किया? रीजन बीइंग सिर्फ एक नियत या एक ऑब्जेक्टिव था कि जब स्टूडेंट कैफ के बाद सीए फाइनल में पहुंचे तो उसकी अकाउंटिंग की जो बिल्डिंग है या अकाउंटिंग की जो बेसिस है, कॉन्सेप्ट्स है, लॉजिक है, वो वीक ना हो। उसके बेसिस, उसके लॉजिक्स, उसके कॉन्सेप्ट इतने स्ट्रांग हो कि सीए फाइनल लेवल में भी उसे कोई बहुत ज्यादा टफ टाइम ना मिल रहा हो। अब हम बात करते हैं कि आईक्यू स्कूल ऑफ फाइनेंस में सब्जेक्ट को किस तरह से कवर करवाया जाएगा, क्या आपका मोड ऑफ टीचिंग या मोड ऑफ लर्निंग होगा, और किस तरीके से जो नॉलेजेबल कंटेंट है वो आप तक डिलीवर किया जाएगा। सर, लास्ट बैच तक जब हम ये सब्जेक्ट फिजिकली और लाइव ऑफर करते थे तो सब्जेक्ट को कवर करवाने में तकरीबन 125 से 150 घंटे लग जाते थे। यानी कि स्टूडेंट जब फिजिकली या जूम के थ्रू या लाइव क्लासेस के थ्रू हमें ज्वाइन करता था तो इस सब्जेक्ट को कवर करवाने में तकरीबन हमें 125 से 150 घंटे के तकरीबन टाइम लग जाता था। लेकिन स्मार्ट लेक्चर्स के थ्रू यही 125 घंटे की मेहनत, यही 150 घंटे के कॉन्सेप्ट हम एफिशिएंटली, हम इफेक्टिवली मैक्सिमम 80 आवर्स के दरमियान कंप्लीट कर लेंगे। ऐसा नहीं है कि अगर 150 आवर्स की चीज आपको 80 आवर्स में प्रोवाइड की जा रही है तो कोई कॉन्सेप्ट कम होंगे या कोई कॉन्सेप्ट कवर नहीं करवाया गया होगा। जितनी चीजें आपके करिकुलम का पार्ट है, जितने डिटेल में कॉन्सेप्ट फिजिकल क्लासेस में कवर होते थे, सेम उसी तरीके से उसी डिटेल के साथ ये कॉन्सेप्ट स्मार्ट क्लासेस के थ्रू कवर होंगे। रीजन बीइंग कि हमने दूसरे एफिशिएंट मेथड से टाइम को सेव करने की कोशिश की है। एक क्लास में टीचर बोर्ड पर आकर जो लिखता है या नोट पैड पर आकर जो लिखता है उसमें जो टाइम लग रहा होता है वो इन स्मार्ट क्लासेस में रिड्यूस किया गया है। एक क्लास में टीचर जब सवाल लिख रहा होता है तो सवाल लिखने में जो मेहनत लगती है, कैलकुलेशन करने में जो टाइम लगता है, वो सारा टाइम इस स्मार्ट लेक्चर्स में हमने रिड्यूस करने की कोशिश की है। और अब हमारे पास ये कोर्स 80 या 80 प्लस 90 आवर्स में मैक्सिमम कंप्लीट हो जाएगा विद मोर डिटेल्स, विद मोर इंटरेक्टिव सेशंस, विद ऑल द कॉन्सेप्ट्स इन डिटेल। हम सारी चीजों को कवर कर रहे होंगे। फिर सवाल क्रिएट होता है कि सर कोर्स कंप्लीट कब करवाएंगे आप? सर, एग्जाम डेट से एग्जैक्टली 1 महीने पहले कोर्स आपका इंशाल्लाह कंप्लीट हो जाएगा। 2016 से लेकर अब तक मैंने सीए के जितनी भी बैचेस कवर किए हैं, सीए फाइनल के और कैफ के, हर बैच में मेरे स्टूडेंट से एक ही प्रॉमिस होता था कि इंशाल्लाह पेपर से 1 महीना पहले आपका कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। और अल्लाह ताला की मदद से, अल्लाह ताला की मेहरबानी से हर बैच में ये प्रॉमिस पूरा भी हुआ है। हम एग्जाम से एग्जैक्टली 1 महीना पहले आपका कोर्स कंप्लीट कर देंगे। चूंकि स्मार्ट क्लासेस की फॉर्म में आपको लेक्चर्स प्रोवाइड किए जा रहे होंगे तो मोस्ट लाइकली है कि शायद इस दफा हम 1.5 महीने पहले भी लेक्चर कंप्लीट कर दें, लेकिन मेरा प्रॉमिस है कि एग्जाम से एग्जैक्ट 1 महीने पहले आप लोगों को कोर्स कंप्लीटली वाइंड अप हो जाएगा। मेरे पार्ट पे कोर्स वाइंड अप हो जाएगा एग्जाम से 1 महीने पहले, लेकिन मेरे कोर्स के कंप्लीट करने से आप पास नहीं होंगे, या सिर्फ मेरे कोर्स के कंप्लीट करने से आप पास नहीं होंगे। आपने अपना क्लास वर्क, आपने अपना होमवर्क, आपने अपने रेगुलर मॉक, आपने अपने मिड टर्म, आपने अपना फाइनल टर्म, ये सारी चीजें पूरी ईमानदारी से देनी है। आप लेक्चर्स प्रॉपर्ली कवर करते हैं,
क्लास वर्क होमवर्क को प्रॉपर्ली परफॉर्म करते हैं, जो भी हमारे रेगुलर मॉक असेसमेंट और मिड टर्म फाइनल मॉक वगैरह हो रहेंगे उनमें प्रॉपर्ली ईमानदारी से अपीयर होते हैं, तो आपके फेयर चांसेस है कि आप ये पेपर फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर कर जाएंगे। सर पास पेपर्स कितने कवर करवाएंगे, कहाँ से पढ़ाएंगे, किस तरीके से पढ़ना है, कौन सी किताब लेनी है? पिछले 6-7 FAR1 के बैचेस पढ़ाने के साथ साथ मैंने अपना FAR1 का एक कंप्लीट कंपेंडियम आपके लिए रेडी कर रखा है। इस कंपेंडियम में आपके स्टडी डेस्क के सारे सवाल, सीए के अलावा जो दूसरी प्रोफेशनल बॉडीज हैं जिसमें ACC आता है, ICW आता है, ICMP आता है, उनकी स्टडी डेस्क और उनके पास पेपर्स के सवाल, ICAP के लास्ट 15 अटेम्प्ट के पास पेपर्स के सवाल, ये सारी नोटिंग्स, ये सारी प्रेजेंटेशन इसी किताब के अंदर है। सिर्फ आप इस एक बुक को भी फॉलो करते हैं और इस एक बुक के भी सारे कॉन्सेप्ट, सारे लिंकिंग, सारे क्वेश्चंस को प्रॉपर्ली प्रैक्टिस कर लेते हैं, आपको कोई एडिशनल बुक, आपको कोई एडिशनल पास पेपर, आपको कोई एडिशनल पीस ऑफ पेपर भी रेफर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसी एक किताब के अंदर इंशाल्लाह आप लोगों की सारी कवरेज हो जाएगी। ICAP के पास पेपर की अगर कवरेज की बात करूं तो हम इंशाल्लाह लास्ट 15 अटेम्प्ट के पेपर्स क्लास में ही कवर कर रहे होंगे, और क्लास में इस तरीके से नहीं कि मैं आपको इसकी कोई सोल्यूशन वीडियो दे दूं या मैं आपको सॉल्व करवा दूं या सोल्यूशन प्रोवाइड कर दूं। आपको सोचने के लिए, आपको सॉल्व करने के लिए टाइम दिया जाएगा, उसमें आप ब्रेनस्टॉर्मिंग करेंगे, आप अपनी नॉलेज अप्लाई करेंगे और उसके बाद फिर हम उसको टीचर के थ्रू कवर कर रहे होंगे। सर चीजें में प्रोवाइड किस तरह से की जा रही होगी? देखिए, जो FAR1 की किताब है वो आप हार्ड फॉर्म में या सॉफ्ट फॉर्म में जैसे आपके लिए कन्वीनियंट है वैसे एक्सेस कर सकते हैं। हार्ड फॉर्म में बाय करना चाहे हार्ड फॉर्म में बाय कर सकते हैं, सॉफ्ट फॉर्म में लेना चाहे सॉफ्ट कॉपी उसकी आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। लेक्चर्स आपको पोर्टल के थ्रू डिलीवर किए जाएंगे। अब पोर्टल को अगर आप देखें तो पोर्टल पे भी ना लेक्चर्स काफी सोफिस्टिकेटेड वे में आपको अरेंज करके प्रोवाइड किए जाएंगे। हर चैप्टर प्रॉपर चैप्टर नाम के साथ और हर चैप्टर में हर लेक्चर प्रॉपर नॉमेनक्लेचर के साथ आ रहा होगा कि अगर किसी लेक्चर में कोई कॉन्सेप्ट है तो उस कॉन्सेप्ट की हेडिंग आ रही होगी, अगर किसी लेक्चर में कोई प्रैक्टिस क्वेश्चन है तो उस प्रैक्टिस क्वेश्चन की हेडिंग आ रही होगी, अगर किसी लेक्चर में कोई पास पेपर का क्वेश्चन है तो उस पास पेपर की क्वेश्चन की हेडिंग आ रही होगी। इससे फायदा, इससे आसानी होगी कि जब आपका कोर्स कंप्लीट हो जाएगा और एग्जाम से पहले आप रिवाइज करने बैठोगे तो रिवाइज करते वक्त हमें कुछ टॉपिक्स को रिव्यू करना पड़ेगा, तो आपको वो पर्टिकुलर टॉपिक, आपको वो पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट नंबर्स ऑफ लेक्चर्स में ढूंढना नहीं पड़ेगा, बल्कि वो चीज बाय नेम आपके सामने प्रेजेंट हो रही होगी, तो आपको नेविगेट करने में आसानी भी होगी और आपका नेविगेट करने में बहुत ज्यादा टाइम भी सेव हो रहा होगा। तो जितना भी कंटेंट है जो कि स्मार्ट क्लासेस का कंटेंट है वो आप लोगों को पोर्टल के थ्रू एक प्रॉपर सोफिस्टिकेटेड वे में प्रोवाइड किया जाएगा। सेकेंडली, आप लोगों के साथ एक गूगल ड्राइव का लिंक शेयर किया जाएगा। इस गूगल ड्राइव के लिंक पे मैं सारा स्टडी मटेरियल सॉफ्ट में अपलोड करूंगा, जो भी चैप्टर्स हैं, जो भी क्लास की नोटिंग्स हैं, जो भी सॉल्यूशंस हैं, जो भी मॉक असेसमेंट्स हैं, जो भी उन मॉक असेसमेंट्स के सॉल्यूशंस वगैरह है, ये सारी चीजें आपके पास गूगल ड्राइव में प्रॉपर्ली अरेंज फॉर्म में आप लोगों को प्रोवाइड की जा रही होगी। सर अगर हमें आपसे कोई सवाल पूछना हो, अगर आपने मुझसे कोई सवाल पूछना, अगर आपने मुझसे कोई टॉपिक फिजिकली कवर करना है, तो इसके लिए हम वीकेंड पे 1 से 2 क्लासेस अरेंज कर रहे होंगे। इस वीकेंड की क्लासेस में हम क्या एजेंडा रखेंगे? आपको हर हफ्ते का एक टारगेट दिया जाएगा, हर हफ्ते का एक प्रॉपर शेड्यूल्ड स्टडी प्लान दिया जाएगा कि आपने इस हफ्ते इन दिनों में ये लेक्चर्स कवर करने। वीकेंड पे जो हमारी फिजिकल क्लास होगी, इस क्लास में उन लेक्चर से पर्टेनिंग आपकी कोई भी क्यूरी है, कोई भी कंफ्यूजन है, कोई भी मसला है, वो मसला आप मुझसे फिजिकली भी डिस्कस कर सकते हैं, मतलब फिजिकल क्लास में अपीयर होकर, या फिर ऑनलाइन लाइव जूम के थ्रू भी अपीयर हो सकते हैं। तो आप अपना मसला, आप अपनी क्यूरी, आप अपनी कंफ्यूजन मुझसे फेस टू फेस या लाइव क्लासेस में पूछ रहे होंगे। और इन्हीं सेशन के साथ आपके एडिशनल प्रैक्टिस सेशंस भी होंगे। लाइक एक चैप्टर के हमने कॉन्सेप्ट्स कवर किए, एक चैप्टर के हमने प्रैक्टिस क्वेश्चंस कवर किए, यहां तक बात नहीं रुकेगी, उसके बाद फर्दर आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस कवर करवाए जाएंगे क्लास में बुलाकर। फिजिकल क्लासेस में हम आपकी क्यूरीज का जवाब देंगे, हम आपके मसले हल कर रहे होंगे अकाउंटिंग से टॉपिक से रिलेटेड, और आपकी एडिशनल प्रैक्टिस भी इन्हीं क्लासेस में कवर करवाई जा रही होगी। व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर मेरे जो अकाउंटिंग से रिलेटेड टीम मेंबर्स हैं वो आपकी व्हाट्सएप ग्रुप पे क्यूरी जवाब दे रहे होंगे। मैं भी काफी हद तक उन ग्रुप्स पे आपके साथ एक्टिव होऊंगा, आपको जवाब दे रहा हूँ, लेकिन इस चीज का जो एजेंडा, इस चीज की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो मेरे इस सब्जेक्ट के टीए के पास होगी। व्हाट्सएप क्यूरीज जितनी भी आपकी होगी आप उस ग्रुप पे पूछोगे और उस ग्रुप पे हमारा जो भी सब्जेक्ट का पर्टिकुलर टी है वो इसे आंसर कर रहा होगा। तो आई होप कि इस लेक्चर में इस सब्जेक्ट की कंप्लीट मोडालिटीज, इस सब्जेक्ट के आईकेप के कोर्स का कंटेंट, आईकेप का पासिंग रेशियो, आईकेप के एग्जामिनर के कमेंट्स, आईकेप के एग्जामिनर की एक्सपेक्टेशंस, आईक्यू स्कूल ऑफ फाइनेंस में सब्जेक्ट किस तरह से ऑफर किया जाएगा, स्कूल ऑफ फाइनेंस सब्जेक्ट को किस तरह से आप लोगों के साथ लेकर चलेगा, ये सारी बातें मैं आप लोगों के साथ डिटेल में डिस्कस कर सका हूं। आज की इस गुफ्तगू को यहीं तक रखते हैं। थैंक यू।